प्रसाद के बचाव में चट्टान की तरह खड़े नजर आए, जबकि सीएम नीतीश ने लालू प्रसाद के शासनकाल को खूब कोसा। कई बार तेजस्वी को रोकते हुए सीएम नीतीश ने उन्हें बच्चा तक कह दिया। कल के मुख्यमंत्री के भाषण से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि इस बार का चुनाव सीधे सीधे नीतीश वर्सेस लालू होने वाला है। उससे तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। तो सदन में हंगामे की शुरुआत तेजस्वी यादव के भाषण से हुई। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसे, दोनों डिप्टी सीएम को निशाने पर लिया और साल 2005 से पहले की सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव कुछ अलग ही तेवर में थे। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में आक्रामक रूप में नजर आए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बड़ा सियासी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम आजकल जहां जाते हैं वहां कहते हैं पहले कुछ था, पहले कुछ था। तेजस्वी के इस बयान पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नीतीश ने भी जोरदार पलटवार किया। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो ये बोलेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तक कहाँ कोई बात था। आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर लिए साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं। एनडीए आरजेडी पर बार बार 2005 से पहले की हालत पर सियासी हमले करती है। तेजस्वी यादव ने 2005 से पहले की हालत को लेकर एनडीए पर करारा वार किया। तेजस्वी ने कहा 2005 से पहले बिहार पावरफुल था। लालू राबड़ी के राज में बिहार में राजनीतिक स्थिरता थी। 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सियासी पारा हाई, बयानों के तीर दोनों तरफ से छूटते रहे। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आक्रामक तेवर में दिखे तो एनडीए भी जोरदार पलटवार के मूड में दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बारी आई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव के सारे आरोप, लालू सरकार की सारी उपलब्धियों का जवाब सीएम नीतीश ने अपनी सरकार के काम से दिया। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री खूब बोले। आरजेडी पर हमलावर नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पिताजी को हमने ही बनाया। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। मंगलवार का दिन, जगह है बिहार विधानसभा और मौका राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम के जवाब का। वैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री के जवाब से पहले तेजस्वी यादव बोल चुके थे। तेजस्वी और सम्राट चौधरी में जबरदस्त भिड़ंत हो चुकी थी। तेजस्वी और विजय सिन्हा में जोरदार बहस हो चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार जब बोले तो खूब बोले। उन्होंने यार कुछ नहीं जाता है, अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है?
ऐसे ही बोल रहे इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। नौकरी से लेकर रोजगार और 2005 से पहले के हालात, सब पर सीएम ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो तेजस्वी यादव ने उठाई थी। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। जैसे जैसे समय बीता, मुख्यमंत्री रौद्र रूप में आते रहे और जब तेजस्वी यादव ने टोका टोकी की तो यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पिता को भी हमने ही बनाया था। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया था, बनवाया था। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2 बार गड़बड़ी के चलते इन लोगों को हटाएं, लेकिन अब हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। मुख्यमंत्री के जवाब के बीच पहले तो विपक्ष की ओर से टोका टोकी हुई और आखिर में विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन नीतीश कुमार अपने अंदाज में जवाब देते रहे, विपक्ष पर तंज कसते रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब इन दोनों की तस्वीर को भी आपने देखा, बातों को भी सुन लिया और इन्हीं बातों से ये सवाल उठता है, तो क्या 2025 का चुनाव नीतीश वर्सेस लालू होगा? बिहार विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने अब शेष रह गए। एनडीए के दलों ने चुनाव का एजेंडा बिल्कुल सेट कर रखा है। नीतीश का सुशासन और जंगल राज के बीच में ये मुकाबला होना है। पीएम मोदी भी बिना लालू प्रसाद का नाम लिए जंगल राज पर हमलावर हैं। बीजेपी नेताओं का वीडियो आया जिसमें लालू प्रसाद पर बोलने की रणनीति बनाई जा रही थी, उस वीडियो को भी आपने देखा था। और अब मंगलवार को सदन में सीएम नीतीश ने भी इस ओर इशारा कर दिया और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार एक तरफ नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ तेजस्वी नहीं बल्कि उनके पिता लालू प्रसाद हैं। अपने संबोधन के समय सीएम बार बार तेजस्वी को बच्चा कहकर पुकार रहे थे। सीएम नीतीश लगातार लालू प्रसाद के शासन पर हमलावर नजर आए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लालू प्रसाद को उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया था। उस बात को भी आपने सुना है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या वाकई इस बार की लड़ाई नीतीश वर्सेस लालू पर होगी? और इसी की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच टक्कर की तस्वीर साफ होती ही इस पर सियासत भी चरम पर है। एनडीए लालू तेजस्वी राज पर हमलावर है, जबकि आरजेडी नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद के कार्यों का क्रेडिट लेने का आरोप लगा रहा है। किस प्रकार बिहार के अंदर ही अपने बिहार में ही लोग गांव से नहीं निकलते थे, शाम होते होते डर जाते हैं। उस 2005 के मंजर को याद करना देह सिहलता है। आज हम उस पर जाकर समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम लोग विकसित बिहार, सशक्त बिहार, मजबूत बिहार और 2025 का एक बड़ा बिहार। नहीं, इसमें कोई जो है कंपटीशन नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे, जो 20 साल उन्होंने काम किया उसका बखान कर रहे थे, लेकिन जो तेजस्वी जी बोल रहे थे वो तो थेथरोलॉजी था, इसलिए कि उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत सारे काम किए हैं, उनको ये भी याद दिलाना चाहिए तेजस्वी जी, क्योंकि 22 साल पंचायत में क्यों नहीं चुनाव हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे आरक्षण दे दिए, चाहे वो अति पिछड़ा को हो या महिलाओं को हो, ये सब चीज का तो उन्होंने याद दिलाया नहीं। 5 के पहले पीएमसीएच था, 6 यूनिवर्सिटी था, आप इंजीनियर हुए, मुख्यमंत्री बने, रेल मंत्री बने, 5 के पहले ही न बने। जो स्थिति था मैंने कांग्रेस के रिजम में, उससे लालू जी के बाद तो बहुत बिहार में सुधार आया, सामाजिक एक चेतना जगी। चुनावी है, तस्वीर साफ हो गई है कि इस बार चुनाव में सीधे मुकाबला नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में है। और इसी बीच पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में तेजस्वी यादव आज युवा चौपाल करेंगे।
इस चौपाल के माध्यम से तेजस्वी 2025 के अपने चुनावी अभियान को और भी ज्यादा धार देंगे। इसमें भाग लेने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरे राज्य से युवाओं को बुलाया है। मिलर स्कूल मैदान में युवा चौपाल की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। तो हमारे नेता बिहार के नौजवानों से जानना चाहते हैं कि आपकी बेरोजगारी हम कैसे दूर करें और आपका क्या सहयोग होगा। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे बिहार से आज बड़े पैमाने पे युवा साथी यहाँ पे जुटेंगे और अपनी बात को रखें। आज पटना के मिलर स्कूल में आरजेडी की तरफ से युवा चौपाल का आयोजन किया गया है और तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं, मंच बन के तैयार है और 11 बजे से यहाँ पे युवा चौपाल की शुरुआत होगी, जिसमें तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। और इस युवा चौपाल में जो जानकारी मिली है कि बिहार के तमाम जिलों से युवा पहुंचेंगे और जिससे संवाद होगा तेजस्वी यादव और युवाओं के बीच में। जाहिर सी बात है, चुनावी साल है और चुनावी साल में युवा वोटरों की अहमियत को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जब रोजगार का मुद्दा उठाया था तो उन्हें युवाओं का अच्छा खासा समर्थन मिला था। एक बार फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की नजर युवा वोटरों पर है और युवा चौपाल के बहाने तेजस्वी यादव युवाओं के मूड को भांपने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, बिहार के तमाम जिलों से अगर युवा पहुंचेंगे और उनसे जो संवाद स्थापित होगा उसमें कई बातों की जानकारी तेजस्वी यादव को मिल सकती है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने में उन्हें मदद करेगी। तो मिलर स्कूल ग्राउंड में कुर्सियां सज गई हैं और 11 बजे के आसपास युवा संवाद की शुरुआत होगी, जिसमें तेजस्वी यादव जब मंच पर रहेंगे और पूरे बिहार के युवा पहुंचेंगे तो क्या कुछ बातचीत होती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि युवा वोटरों की अहमियत को देखते हुए जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, आज इस मिलर स्कूल ग्राउंड में युवा चौपाल पे भी नजर रहेगी कि इस युवा चौपाल में क्या कुछ निकलता है और तेजस्वी यादव युवाओं को क्या कुछ संबोधित करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार बीजेपी की जिम्मेवारी संभालने के बाद दिलीप जायसवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे, अध्यक्ष के तौर पर पीएम मोदी के सपने को पूरा करेंगे, साथ ही सीएम नीतीश के हाथ को भी मजबूत करेंगे। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफी गुलदस्ता मिला सर, काफी सम्मान मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। इस बार अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और इस विशाल समूह का, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। आने वाले समय में मैं इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं। अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ संगठित और विस्तारित करते हुए पूरे बिहार के अंदर एक एक कार्यकर्ताओं में जो जोश है, सकारात्मक ऊर्जा है और विशेष करके युवाओं का श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के लिए जो स्नेह और प्यार है, वो इस बात को बता रहा है कि बिहार का भविष्य एनडीए को लोगों ने अपने मन में बना लिया है। और भोजपुरी अभिनेता, गायक और कभी बीजेपी में रहे पवन सिंह के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो बीजेपी की विचारधारा को मानेगा उसका पार्टी में स्वागत है। पवन सिंह ने एक बयान दिया है कि वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे और चर्चा ये भी है, जब उन्हें बीजेपी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो बोले कि समय आने दीजिए, उसका भी खुलासा करेंगे। क्या बीजेपी के संपर्क में है पवन? देखिए, मैं एक ऐसा अध्यक्ष हूं, दिलीप जायसवाल एक ऐसा अध्यक्ष है जो सबको साथ, सबका साथ लेकर के पार्टी चलाएगा। किसी से मेरा परहेज नहीं होगा और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा,
विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा हम उस पर विचार करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, टीआरई के अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 9 मार्च को ही मिलेगा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में सुबह 11 बजे से मुख्य समारोह का आयोजन होगा। सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा के अभ्यर्थी पटना में होंगे शामिल। कुल 10,000 अभ्यर्थी गांधी मैदान में शामिल होंगे। बाकी 31 जिलों में भी समारोह का आयोजन होगा। नियुक्ति पत्र को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी होगा। पीजीटी के 6 विषय और गेस्ट टीचर का रिजल्ट आज शाम या कल तक होगा जारी। रिजल्ट के 2 दिनों के भीतर ही जिला का आवंटन किया जाएगा। सीटीईटी 82 अंक को लेकर भी जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। जल्द ही होगा फैसला। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर है। रजनीश, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ सीटीईटी 82 अंक को लेकर भी जल्द निर्णय होगा। इस संदर्भ में भी पूरी जानकारी दें। रिजल्ट के जारी हुए लगभग 3 माह हो गए और लगातार सभी अभ्यर्थी इंतजार में हैं कब वो ज्वाइन करेंगे। तो अब प्रक्रिया शुरू हो रही है और बता दें आपको कि न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दी थी सबसे पहले कि 9 मार्च को गांधी मैदान में मुख्य समारोह होगा और सीएम नीतीश कुमार के हाथ में जो है सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आज पत्र जारी किया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से कि 9 मार्च को पटना समेत राज्य के जो 31 जिले हैं वहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्योंकि लगभग 7 से 8 जिले हैं पटना में उनके अभ्यर्थी शामिल होंगे। और बता दें आपको कि इसके अलावा जो पीजीटी का रिजल्ट है, एक तरह से कहा जाए 6 विषयों का जो जिला आवंटन नहीं हुआ था गेस्ट टीचर्स की वजह से, तो आज शाम से लेकर कल तक पीजीटी के 6 विषयों का रिजल्ट और जो गेस्ट टीचर्स का रिजल्ट है वो जारी होगा। उसके 48 घंटे के भीतर जिला आवंटन होगा। पटना की अगर बात करेंगे तो लगभग 10,000 अभ्यर्थी जो हैं 10,700 की संख्या बताई जा रही है जिनको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा। एक तरफ रजनीश, जिला आवंटन की जब बात हो रही है तो क्या कोई आधार इस बार नया जुड़ा है या पहले जो आधार बनाए गए थे उसी आधार पर इस बार भी जिलों का आवंटन किया जाएगा? देखिए, जो टीआरई 3 के जो रिजल्ट जारी हो चुके हैं उसी आधार पर रिजल्ट जारी किया जा रहा है। और बता दें आपको कि गेस्ट टीचर इसमें शामिल हो रहे हैं और जो 6 विषय वाले जो हैं जिनके एक तरह से जिला आवंटन नहीं हुए थे उनका भी जिला आवंटन होगा। तो कई मुद्दे हैं, खासकर सीटेट 82 वाले जिनकी फाइल अभी तक लटकी है और 82 वाले रिजल्ट लाने के बाद भी काउंसलिंग से वंचित हैं, उन पर भी फैसला होना है और ये भी टीआरई 3 में शिक्षक बन सकेंगे। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में है इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जब तक पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती ज्वाइनिंग के बाद ये फैसला होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। इसके अलावा कई ब्लैंक जिले हैं जिनको अब तक जिला आवंटन नहीं किया गया है, इनको लेकर भी कहा गया है कि 19 मार्च से पहले जो ब्लैंक जिले वाले हैं उनका भी जिला आवंटन कर दिया जाएगा। तो देखना यह है कि आखिर जो अधूरी प्रक्रिया है कब तक पूरी हो पाती है, क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी है वो ज्वाइनिंग को लेकर अब परेशान है कि अब जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो, लेकिन मार्च तक ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये नियुक्ति पत्र का सिलसिला चलेगा। इसके बाद अप्रैल में भी कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो 10 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। शुभी वाकई रजनीश, इंतजार करना होगा इन अभ्यर्थियों को, थोड़ा और इंतजार, लेकिन हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ही ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और जल्द ही शिक्षक अपने आवंटित जिलों के निर्धारित स्कूलों में शिक्षा देते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां पुलिस ने गैंगरेप का 4 आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के लिए गई लड़की से गांव के 5 युवकों ने दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से, जहां गैंग रेप के 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों के द्वारा अग्रिम छानबीन की गई और जो परिजनों से पूछताछ इत्यादि की गई एवं जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ उसकी एक और रिश्तेदार में जो बहन लगती थी वो भी साथ में थी। उनसे पूछताछ के उपरांत ऐसा पता चला कि 5 की संख्या में युवक थे वहां पर घटनास्थल पे एवं उनके द्वारा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विधिवत सब कुछ कार्रवाई प्रारंभ किया एवं 12 घंटे के अंदर जो घटना में शामिल जो 5 युवक थे उनमें से 4 लोगों को जगह जगह विभिन्न जगहों पर छापेमारी करके बरामद कर लिया। और इसी बीच गया से एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, यहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार हाईवा एक दुकान में घुस गई और टक्कर इतनी तेज थी कि दुकान का शटर ही उखड़ गया।
दीवार ढह गई, बाहर खड़ी स्कूटी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से मात्र 200 मीटर पहले ये घटना हुई है। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। तो घटना के बाद हाईवा ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसी ये हाईवा अचानक ही एक दुकान में घुस आई। दुकान पूरी तरह से ढह गया, क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद से हाईवा का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। और देखिए, राजधानी पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान काफी तेज हो गया है। शहर के सभी 6 अंचल में सड़क किनारे से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में आज सुबह से अभियान चल रहा है। बुलडोजर से सड़क किनारे बनी झोपड़ियों को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा न हो, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती हुई। सड़क किनारे अवैध कब्जा करने वाले मैरिज हॉल संचालक और दुकानदारों से फाइन भी वसूला गया। मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। डीएम साहब के निर्देशानुसार आज से शुरू हुआ है। तो इसमें विभिन्न स्थानों पे नगर परिषद दानापुर अंतर्गत विभिन्न स्थानों पे चलाया जाएगा। और बात पीएम मोदी के वनतारा दौरे की करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के वनतारा दौरे पर आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं भी वनतारा गया हूं, मैं प्रधानमंत्री की भावनाओं से सहमत हूं। अनंत अंबानी ने वनतारा में जानवरों के लिए देखभाल और विशेषज्ञता का जो स्तर रखा है वो काफी प्रभावशाली और अत्याधुनिक है। ये देखकर खुशी होती है कि वनतारा में जानवरों को एक सुरक्षित घर मिला है। और पीएम मोदी के वनतारा दौरे पर आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि मैं भी वनतारा गया हूं, मैं प्रधानमंत्री की भावनाओं से काफी सहमत हूं। अनंत अंबानी ने वनतारा में जानवरों के लिए देखभाल और विशेषज्ञता का जो स्तर रखा है वो प्रभावशाली और अत्याधुनिक है। ये देखकर खुशी होती है कि वनतारा में जानवरों को एक सुरक्षित घर मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त